पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके चेहरे की नकाब काफ़ी हद तक चेहरे से हट चुकी है कि किस तरीके से फ्लड से लड़ा जाए, किस तरीके से गंदे पानी की समस्या से लड़ा जाए। आप मुझे बताइए एक चीज़, दिल्ली के अंदर नल में जल आना चाहिए। आज दिल्ली में ट्रैफिक का यह हाल है कि अगर किसी को टाइम से पहुंचना हो तो उसको 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है। हमने हमेशा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसकी आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ हमेशा उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। बेईमान, जुबान और संविधान, दिल्ली की सियासी तपिश इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर जहां एक तरफ तमाम पार्टियां अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही हैं, तो सवाल ये भी है कि मुद्दों पर कौन से दल में कितना दम है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। जहां पर एक तरफ दिल्ली चुनावों को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो सवाल ये भी है कि दिल्ली के अंदर क्या नेता बेलगाम होते जा रहे हैं, जैसे उनकी जुबान बिगड़ती जा रही है। शुरुआत करते हैं बल्ली मरान। ये विधानसभा बेहद खास है, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, और सवाल ये भी है कि यहाँ से जो नेता आपने सामने हैं उनमें कितना दम है, क्योंकि ये सीट बेहद खास है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा एक लंबे समय तक। आम आदमी पार्टी पिछले 2 बारी से यहाँ पर जीत हासिल कर रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हालात यहाँ पर क्या है, बातचीत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे, 5 बार के विधायक हारून यूसुफ जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, मंत्री हैं, कार्यकाल दिखा, मंत्री भार संभाला, और अब एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बल्ली मरान से प्रत्याशी हैं और जनता के बीच में चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेहद बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 4 PM चैनल पर। शुरुआत किससे की जाए सर, क्योंकि आप यहाँ के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीतिक तौर पर, और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी कहे जाते हैं, जिनको ये कहा जाता है, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि जिस वक्त मोदी लहर चल रही थी, जिस वक्त आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी दिल्ली के अंदर, तब भी ये वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया, यानी कि जीत उनके मुंह से छीन कर लेकर आए थे। 2015 की मैं बात कर रही हूँ सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बार का चुनाव कितना अलग है, क्या मुद्दे हैं, कितना अहम ये चुनाव दिल्ली के लिए देख रहे हैं आप? ऐसा दिल्ली का चुनाव सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके चेहरे की नकाब काफ़ी हद तक चेहरे से हट चुकी है और असली चेहरा लोगों को नज़र आ रहा है। वो अरविंद केजरीवाल जो जन लोकपाल के नारे देकर अन्ना हजारे के साथ रामलीला ग्राउंड में बैठे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, और उन्होंने कहा मैं जान दे दूंगा चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन जन लोकपाल लाऊंगा और जो भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाया जाएगा उसको जेल भेजूंगा। आज 12 साल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को तो जन लोकपाल का जन भी याद नहीं रहा है अब, और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग जो हैं, सारी की सारी कैबिनेट और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जो हैं इनके, वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए। अभी स्वयं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन, सब जेलों का यात्रा करके आ चुके हैं, और आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई आज़ादी के आंदोलन से बाहर निकले हुए लोग हैं जो अपनी दाद खुद ही देते रहते हैं। मुझे आप बताइए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार किस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको बेल इसलिए दी जा रही है कि बेल इज नॉट द रूल, जेल इज नॉट द रूल, बेल इज द रूल। उसके तहत बाहर निकल के वो ऐसा लगता है जैसे सब तरफ से बरी हो गए। आज जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको कहते हैं ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। कितनी एक महिला की, मैं समझता हूँ ये सम्मान के खिलाफ बात है उनके, और वो कहते हैं मैं ही बनूंगा चीफ मिनिस्टर। मुझे बताइए, जो नेता फाइल पे साइन नहीं कर सकता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जो अपने दफ्तर नहीं जा सकता, जो किसी ऑफिसर को अपने पास नहीं बुला सकता, वो आज दावा कर रहा है कि मैं जो है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये मैं समझता हूँ कि केवल और केवल सत्ता का जो लालच है, क्योंकि वो पहले शीश महल में रह रहे थे, अब एक और महल ले लिया उन्होंने फिरोज शाह रोड पे। अगर वो तो कहते थे 2 कमरों में मैं अपना गुजारा करूँगा, आज गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। आज दिल्ली की हालत ऐसी कर दी जैसे
दिल्ली कोई गांव है? वो कहते थे पेरिस लंदन बनाऊंगा। हाँ, बरसात के दिनों में तो स्पेन बना दिया था। हर सड़क के ऊपर किश्तियाँ चल रही थी, बोट चल रही थी लोगों को ले जाने के लिए। जी। जो ITO का बराज है उसके गेट नहीं खुले, इसका मतलब है कि कोई ध्यान दिया ही नहीं गया कि किस तरीके से फ्लड से लड़ा जाए, किस तरीके से गंदे पानी की समस्या से लड़ा जाए। आप मुझे बताइए एक चीज़, दिल्ली के अंदर नल में जल आना चाहिए, नल में सीवर का पानी आता है। आज गरीब से गरीब मजदूर भी 50 से 60 रुपए रोज खर्च करता है, इसलिए कि उसके बच्चों अगर बीमार हो गए तो जो अस्पताल ये कहते हैं हमने बड़े सुधार दिए, एक नया अस्पताल बनाया हो तो बता दें। जो मौजूदा हॉस्पिटल हैं वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। प्राइवेट लैब जो है उनको बढ़ावा देने के लिए वो कहते हैं कि जो डॉक्टर लिख देता फलाने लैब से कराओ। जी। आज जो मोहल्ला क्लिनिक का एक ढोंग था वो लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल का फोटो हटा है, जो 15, 20, 30 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे वो भी बंद हो गए, कोई डॉक्टर नहीं आता वहाँ। जी। मेरा कहने का मकसद ये है, वो दिल्ली जिसको कांग्रेस ने 15 साल सजोया और बनाया, वो दिल्ली जो पॉल्यूशन का शहर कहलाता था वहाँ से पॉल्यूशन ख़त्म किया। वो दिल्ली जिसका ग्रीन कवर जो है कांग्रेस की सरकार शीला जी की क़यादत में, उस ग्रीन कवर को 20 टाइम बढ़ाया। आज ऐसा लगता है किसी जंगल में है। अब आप सड़कों पे जाएंगे तो पॉल्यूशन से लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, एक फव्वारा छोड़ देते हैं। वो बेचारा गाड़ी वाला जो है उसका विंड स्क्रीन के आगे वो पानी छा जाता है, एक्सीडेंट का भी खतरा है उससे। जब पॉल्यूशन की बात करेंगे तो नौजवान लड़के लड़कियों को वॉलंटियर बना के खड़ा कर देते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो इनकी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। अरविंद केजरीवाल का फोटो दिखाते रहते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है ऑफ एंड ऑन। कौन सुन रहा है उसकी? जो मेजर्स लेने चाहिए थे, और ये तो स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद स्वीकार किया कि ये 3 काम 2015 से रट लगा रखी थी कि जमुना में डुबकी लगाऊंगा, जमुना में डुबकी लगाऊंगा। 2025 आ गया, वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ने एक डुबकी लगाई थी, 5 दिन बेचारे हॉस्पिटल में रहा। तो ये हालत तो दिल्ली की कर दी है इन्होंने। आज कूड़े के पहाड़ जो खत्म हो जाने चाहिए थे 1 साल में, इन्होंने कहा था, आज वो कूड़े के पहाड़ की हाइट जो है रोज बरोज बढ़ती जा रही है, कोई काम नहीं हुआ। और उसमें जो अमोनिया गैस निकलती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, उनके लंग्स के लिए। आज वो मोहब्बत कहाँ चली गई जो बड़े बड़े इश्तिहार निकाल के कहते थे कि गुलाबी वाला जो फेफड़ा है ये तो हिमाचल का है और काला वाला दिल्ली का है। आज तो तुम फेफड़ों की भी बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि दिल्ली हैज बिकम ए गैस चैम्बर। इतनी लताड़ के बाद भी कोई नए स्टेप नहीं उठाए गए। आज दिल्ली में ट्रैफिक का यह हाल है कि अगर किसी को टाइम से पहुंचना हो तो उसको 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता। आज जो फ्लाईओवर्स हमारे दौर में, कांग्रेस के दौर में बनाए गए थे, वो तकरीबन अगर नहीं होते तो आपकी गाड़ी की स्पीड 2 किलोमीटर होती, पैदल चलने वाला आदमी आपसे ज़्यादा आगे निकल जाता। कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इसी तरीके से शिक्षा का एक इंटरनेशनल मॉडल बनाया, 15-20 स्कूल संवार दिए, उनमें शीशे लगा दिए, डेस्क मॉडर्न तरह के, फ्लोर बना दिए। मुझे ये बताइए कि बाकी स्कूलों का क्या हाल है? 1100 स्कूलों का कोई नया स्कूल खोला? वो अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए 2015 में, उन्होंने कहा 500 स्कूल खोलूंगा, मैं 20 नए कॉलेज खोलूंगा। आज जो कॉलेज दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन है उसमें लेक्चरर्स को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत बाशऊर और समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि ऐसी सरकारों को कैसा सबक सिखाना। जी हारून साहब, आप कह रहे हैं कि कई मुद्दे ऐसे जिस पर दिल्ली सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी 10 सालों से काबिज है, वो बेनकाब हो गई है।
लेकिन ऐसे में कौन से मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, क्या प्लान है आपके पास, क्या रणनीति है जिससे आप अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकते हैं? देखिए, खोया हुआ जनाधार जो है वो बहुत तेज़ी से वापस लौट रहा है। अगर आप देखें, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे कॉरपोरेटर, बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर हजारों की तादाद में वापस लौट के आए, क्योंकि जो सपना अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था जी। वो बिल्कुल उसी तरह का है जैसे एक जादूगर आपकी जेब में रुमाल डालता है और फिर रुमाल खींच के कबूतर निकाल के आपके हाथ में दे देता। इस तरीके का घटनाक्रम बहुत तेज़ी से किया अरविंद केजरीवाल ने, तो लोगों को समझने में थोड़ा समय लगा। क्योंकि कोई फास्ट मूवी अगर आप देखें तो एक के बाद एक सीन आता रहता है, आपको समझ नहीं आता क्या हुआ। यही काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। कभी वो कहते फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री बिजली दे रहा हूँ, और जो बिजली के बिल हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में आया करते थे 60 दिन के बिल, वो आज 28 दिन का बिल उतना ही है जितना 60 दिन का होता था। आज दिल्ली के अंदर आप बिजली का मीटर लगवाने चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा आप बिजली का मीटर लेने नहीं आए, हवाई जहाज खरीदते घूम रहे हैं आप। क्योंकि कोई काम करने वाला बगैर पैसा दिए हुए बिजली का मीटर नहीं लगता दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल जी को भूलने की बीमारी है। वो कहते हैं मैंने 24 घंटे बिजली कर दी, क्योंकि दिल्ली में तो नहीं रहे वो ज़्यादा। दिल्ली के लोगों से पूछिए जो दिल्ली के ओरिजिनल लोग हैं, दिल्ली में 72 घंटे बिजली नहीं आती थी। दिल्ली में 8-8 घंटे के पावर कट्स होते थे। जब शीला जी ने निर्णय लिया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का, जब वो ग्राउंड पे आया, मैं 12 साल बिजली का मंत्री रहा और मैं उस दौर में जो रिस्पांस टाइम था वो 4 घंटे के बजाय वो 30 मिनट्स हो गया था। और जहाँ ट्रांसफार्मर फूकता था वहाँ मोबाइल ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते थे। आज कोई पूछने वाला नहीं है जी। और अरविंद केजरीवाल जी कहते मैंने दिल्ली सुधार दी। अगर आपको याद हो, जिस समय ये प्राइवेटाइजेशन हुआ तो दिल्ली में किसी भी मार्केट प्लेस में आप चले जाएं, वहाँ आपको छोटे छोटे जनरेटर सेट मिलते थे, उनमें से धुआं उड़ता था। लोग अगर बच्चों को लेके जाते थे तो बच्चे दुकान से बाहर भाग जाते थे। 3 साल के अंदर हमने तमाम जनरेटर्स ख़त्म किए, तमाम इन्वर्टर्स ख़त्म हुए, बल्कि जनरेटर और इन्वर्टर की सेल जो है 94% डाउन हुई थी। एक सर्वे करवाया था हम लोगों ने। तो आज वो शायद उनको भूलने की बीमारी तो है ही, कि जो चाहते हैं वो कह देते हैं जी। तो मेरा कहने का मकसद है, हमारा खोया हुआ आधार था। वो कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये शायद इस दिल्ली के अंदर कोई नई दुनिया पैदा कर देंगे, दिल्ली के अंदर ना बेरोजगारी होगी, ना महंगाई होगी, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, अस्पताल बहुत अच्छे होंगे। आज 12 साल जूझने के बाद सबको पता चल गया कि सिवाय झूठ के और कोई राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती जी। सर, जिस तरीके से आप शीला जी की सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को शीला जी के नाम पर ही लड़ रही है, उनकी दिल्ली वाले तर्ज पर लड़ रही है, ऐसे में बेहद ज़रूरी सवाल ये बन जाता है कि कांग्रेस पार्टी से चूक कहाँ रही, वो अपने वोटर्स को समझने में नाकामयाब कहाँ रही कि 2 बारी से दिल्ली से आप बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये एक नया मॉडल था झूठ का और मक्कारी का जी, जो अरविंद केजरीवाल लेकर आए। और वो चेहरे पे इतनी मासूमियत ले आते थे जी। और इस तरह के कपड़े पहनते थे, पैंट फोल्डेड पैंट होती थी, 4 साइज बड़ी शर्ट होती थी और जेब में एक प्लास्टिक का पेन होता था। ये सब एक्सपोज हो गया। जिस तरह शीश महल बनाया गया, जिस तरह गाड़ियों के काफले के साथ वो चलते हैं जी। जिस तरह लगता है कोई महाराजा या राजा कोई चल के आ रहा है, ये चीज़ें देखकर, और दिल्ली की जो परेशानियां थी जी, चाहे वो शिक्षा में हो, पॉल्यूशन में हो, सड़कों में हो, नालियों में हो, सीवर में हो, पानी में हो, ये देख के लोग डिसइल्यूजन हो गए। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल का नकाब जो है वो पूरी तरीके से उतर गया है दिल्ली वालों के सामने। इसीलिए वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो संवेदनशील हो, जो लोगों की समस्याओं को
संजीदगी से सुलझाने की कोशिश करें। हम लोग एक योजना लाए थे, लाडली योजना। जी। जब स्कूल की बच्ची 12वीं क्लास पास करती थी तो उसको 1 लाख रुपए हम देते थे। जी। दिल्ली में लाखों बेटियों को वो 1 लाख रुपए की राशि दी गई और वो राशि का मकसद जो था वो बहुत बड़ा था। जी। दिल्ली के अंदर खास तौर से जो लड़कियों की पढ़ाई थी, 4वीं या 5वीं क्लास में माँ बाप उठा लिया करते थे कि भाई अब इसकी शादी करनी है। जी। लेकिन जब ये योजना शीला जी लेकर आई लाडली, तो उस समय जो है हमने सर्वे करवाया 2 साल बाद, 6 से 7% बच्चियां जो हैं वो 12th तक जाने लगी। जी। और 12th के बाद उनको ये था माँ बाप को, चलो 12वीं क्लास करेगी तो 1 लाख रुपए मिलेंगे इसको। और वो 1 लाख रुपए मिलेंगे तो उससे या तो इसको कोई ब्यूटिशियन का या टेलरिंग का या कोई ऐसा वोकेशनल हम ट्रेनिंग करवा के कारोबार शुरू करवा देंगे छोटा सा, और उसके बाद अगर वो भी ना हो तो वो शादी कर लेगी। उससे फ़ायदा क्या हुआ, कम से कम 10 से 12% बच्चियां जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ चली गई, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए हिंदुस्तान में या दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उनको हम मौके नहीं देते हैं। हम तो बात करते रहते हैं फ्री पानी, फ्री बिजली, समझ रहे हैं, लेकिन उनको सोचें संजीदगी के साथ कि हम लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। ये प्रयास कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है और ये एक नया तजर्बा जो हुआ था वो फेल हो गया है पूरा। जी। अब लोग दिल्ली के इस बहकावे में नहीं आएंगे। जी। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में, जिस तरह राहुल गांधी जी ने अभी सीलमपुर में जो रैली की, उसमें बड़ी स्पष्टता थी। राहुल गांधी जो जेब में एक किताब लेके घूमते हैं, जिसका बीजेपी वाले कहते हैं एक किताब लेके घूमते हैं, वो किताब नहीं है, वो इस देश का संविधान है। वो इस देश का संविधान इसलिए है कि जिसमें तमाम धर्मों के लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। आज वो अधिकार कहीं ना कहीं छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं कि मेरी लड़ाई नफरत से है, जो लोग देश को बांटना चाहते हैं धर्मों में, जातियों में, राहुल गांधी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज राहुल जी पूरी तरीके से दिल्ली के चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस को दोबारा देखना चाहते हैं। और हम लोग भी जो भी हमसे बन पाएगा, हम पूरी जी जान लगा के दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार को वापस लाएंगे। जी, मुसलमानों पर मैं आऊँगी, उससे पहले हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान की लड़ाई छिड़ी हुई है, जिस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुद को कहाँ देखती है? क्या आप लोग खुद को ये कहेंगे कि हम कामदार हैं? जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि शीला के राज में काम हुआ, दिल्ली का नक्शा हमने बनाया, तो क्या कामदार वर्सेस बेईमान और ईमानदार चलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में इस तरह की जो ये नई वोकेबलरी सामने आई है, आप जो काम करोगे लोग आकलन करेंगे। अगर मैं दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मैं अगर बुरा काम कर रहा हूँ, ये तो एक ऐसी वॉर है जिसमें पब्लिक उलझ के रह जाए। ईमानदार कौन? ईमानदार बेईमान लोग अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद दे रहे हैं। एक पार्टी है जो इस चीज़ का सर्टिफिकेट बांटती फिर रही है कि ये देशद्रोही है या देशभक्त है। तो मैं समझता हूँ ये एक नैरेटिव है। असली में जब कोई काम करता है तो लोग जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग उसको डिस्कार्ड भी करते हैं, उसको फेंकते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं और इस तरह के जुमलों में, इस तरह की वोकेबलरी में रोज़ एक नया शब्द ढूंढ लेते हैं, जिससे राजनीति का मयार, राजनीति का लेवल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सियासत का हमेशा एक मयार होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। वो लेवल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो नीचे जा रहा है। और उस डिस्कोर्स को ठीक करने के लिए कांग्रेस से बेहतरीन कोई संगठन नहीं है, न कोई विचारधारा है, क्योंकि कांग्रेस ने 140 साल में अपनी विचारधारा और सोच को नहीं बदला। और हम खाली सत्ता करने के लिए थोड़ी आए थे। इस देश को अगर आज़ाद कराया तो कांग्रेस के लोगों ने बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी। आज लोग उस इतिहास की बात ही नहीं करते, इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि 1947 में
आज़ादी मिली कब मिली, दिल्ली, इस तरह हिंदुस्तान के लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो विरासत उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, देश के लिए लड़े, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते थे, किसी मजहब के थे, किसी जाति के थे। आपने आज़ादी और विचारधारा का जिक्र किया। राहुल गांधी ये साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो बीजेपी और आरएसएस से है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। देश के अंदर दो विचारधारा है, जिस विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, खड़ी रहेगी। इसी के साथ मोहन भागवत का बयान असली आज़ादी को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा बयान जो है देशद्रोही वाला बयान है। आखिर बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता क्या कुछ बयां कर रही है दिल्ली चुनावों को लेकर? आज़ादी की परिभाषा को बदलने की कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ साथ जैसा बीजेपी अपनी नीतियों को लेकर चल रही है, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझता हूँ उन तमाम लोगों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। तमाम उन लोगों का अपमान है जिन्होंने देश को बचाने के लिए फांसी के फंदे चूमे। आज उन कहना कि ये आज़ादी 47 में नहीं मिली है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती उन देश से प्यार करने वाले लोगों की। और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और जो आरएसएस की एक नफरत की राजनीति है, जो जिसकी हमेशा उन्होंने कोशिश की, चाहे वो आज़ादी के पहले हो, आज़ादी के बाद हो, जब कांग्रेस के लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो ये अंग्रेज़ों की खुशामद करते फिर रहे थे, उनको खबरें देते थे कि फलाना जो देशभक्त है वो वहाँ छुपा हुआ है, उसको पकड़ लो। तो इस तरह से राहुल जी जो कह रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने देश से प्यार करें। देश में रहने वाले, चाहे वो काला हो, गोरा हो, पीला हो, नीला हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, हम सबको सबसे प्यार करना चाहिए। नफरत की बात करना जो है, राहुल जी ने जो इतनी बड़ी यात्रा की थी पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो क्यों की थी? वो देश को जानने के लिए, देश को बताने के लिए कि हम सब एक हैं, और जो आपकी समस्या है उनको मैं उठाते रहे। वो चाहे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, आज कोई, मैं नहीं देखता कहीं पर कि कोई उन बेरोजगार नौजवानों की फिक्र कर रहा है। आज कोई नहीं देख रहा कि किस तरीके से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। आज कोई नहीं देख रहा कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि तमाम लोग एक साथ मिलकर रहते थे, दुख सुख बांटते थे। आज ऐसा लगता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज साजिश इस चीज़ के लिए हो रही है कि इन सब को कैसे अलग किया जाए। और आप देख लीजिए, जो एक परिवार में भी घर के लोग जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। आप किसी घर में देख लें, यही हालत हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान कोई एक रंग से चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहब हैं, मुख्तलिफ जातियां हैं, मुख्तलिफ रंग के फूल हैं। जब तक वो फूल मुख्तलिफ रंग के एक गुलदस्ते में आप नहीं रखोगे तो आप उसको गुलदस्ता नहीं कह सकते। और आज जिस तरह की कोशिश हो रही है, हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत दौर देखे हैं, और कांग्रेस ने हार भी देखी है और बम्पर जीत भी देखी है बहुत। तो हम कांग्रेस के लोग जो हैं उस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस देश को एक रख सके, देश में भाईचारा रहे, गरीब, मजदूर, महिलाएं, ये तमाम लोगों को मजबूती के साथ एक अच्छा भविष्य दे सकें। यही प्रयास कांग्रेस का, यही राहुल जी कर रहे हैं। सर, मैं आपका बहुत पुराना इंटरव्यू देख रही थी, तब भी विधानसभा चुनाव थे दिल्ली के अंदर 5 साल पहले। आपने 5 साल पहले ही गंभीर और बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप और बीजेपी, और यही बात राहुल गांधी इन चुनावों में कहते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इस बयान के पीछे क्या मायना? कैसे लगते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही है? आप मुझे बताइए, जब ये हमारे महान नेता अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करने के लिए रामलीला ग्राउंड गए थे, तो उसका सारा खर्चा कौन उनसे उठा रहा था? जाइए उस डिटेल में, वो इतिहास तो मिल जाएगा आपको। आरएसएस बैक पूरा मूवमेंट था वो। वहाँ पर 10-10 तरह के खाने थे वेजिटेरियन, 7-7 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स थी। और जब
उसके अंदर नौजवान जाने लगे और वहाँ हरकतें अजीब तरह की शुरू हुई, उसके बाद घबरा के वो आंदोलन ख़त्म किया वहाँ से, रामलीला ग्राउंड से। और उसके बाद से आज तक आप देखिए सिवाय ढोंग के और कुछ नहीं है। ढोंग है, नाटक है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि अरविंद के एक हमारा मंडी हाउस पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी, और एक दूसरा केजरीवाल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वो भी मंडी हाउस पे ही है। अब एनएसडी वाले उस वाले स्कूल में जा रहे हैं, केजरीवाल जी वाले, कि यहाँ ज़्यादा बेहतर एक्टिंग और ढोंग सिखाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद उधर भी दस्तक दे रहे होंगे कि साहब आप हमें बताइए कैसे मासूम बना जाता है, किस तरीके से अपने को ये दिखाया जाए कि मेरे पे बहुत जुल्म हो रहा है, सब मुझे मार रहे हैं, मुझे गाली दे दी। इस तरह की जो हरकतें हैं, मैं नहीं समझता जो सरकारें चलती हैं वो इस तरीके से चलती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी और पूर्व दोनों सीएम हैं, केजरीवाल दोनों एक। छोटा भाई मोटा भाई। आप देख लीजिए, हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को लोग कह रहे थे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, लेकिन हरियाणा में भी वहां से पहुंच गए। 89 90 में से 89 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वहाँ जमानतें जब्त हुई हैं इनकी। ये वहाँ जाते हैं जहाँ कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकें। सबसे पहले गुजरात गए, हम चुनाव जीत रहे थे वहाँ पर, ये इन्होंने जाके वहाँ सौदा कर लिया। गोवा जहाँ बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, गोवा में पहुँच गए चुनाव लड़ने के लिए। तो जहाँ जहाँ ये फैसिलिटेटर हैं आरएसएस और बीजेपी के, जहाँ उनको चाहिए होता वो इनको भेज देते। और अभी जिस तरीके की लड़ाई हो रही है, अगर आप गौर से गहराई से देखें तो आज भी अरविंद केजरीवाल और आरएसएस के एजेंडे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अब दिल्ली को विकास की ज़रूरत है। दिल्ली को एक ऐसा गांव बना दिया, कस्बा बना दिया, जहाँ जब लोग आते थे, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, पूरी दुनिया के लोग अप्रिशिएट करते थे कि दिल्ली में क्या खूबसूरत एक दिल्ली बनी है। आज कोई आके देखता तो रोता। सर, जैसा भी आपने कहा कि जो आंदोलन था वो फंडिंग था, बीजेपी का समर्थन उसको था, तो क्या ये माना जाए कि शीला सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी के द्वारा? बिल्कुल रचा गया। निर्भया का जब कांड हुआ, शीला जी उस भीड़ में, कई लोगों ने उन्हें कहा कि आप जाएंगी, लोग उत्तेजित हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगी वहां पर, और वो गई वहां पर। और अब मैं उसको कहना नहीं चाहता, निर्भया की माताजी ने स्वयं कहा कि उनके बेटे को पायलट बना के उसको जॉब जो मिला, राहुल जी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा आज तक। तो ये कांग्रेस की जो एक संवेदनशीलता है, जो इंसानियत है, वो हमारी विचारधारा और सोच से आती है। और मैं समझता हूँ कि आज ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा की ज़रूरत है जो लोगों के दर्द और उनकी परेशानियों को सुने, ना कि रोज़ नए नारे दे के नए वादे करके उनकी उम्मीदें जगा दो और फिर पता चले वो फिर ज़मीन पे बैठे हैं, वो सपना ख़त्म हो जाता है। जैसे अब ये 5 साल और हो गए, 2 मरतबा बन गए, अब लोगों को लग रहा है हम ज़मीन पे बैठे हैं, सपना ख़त्म हो गया। और सपना जब ख़त्म होता है, जब इंसान जागता है, फिर वो निर्णय लेता है जो उस क्षेत्र की तरक्की के लिए काम आते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में लोग जो है कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे और कांग्रेस दोबारा अपनी उस दिल्ली को संवारेगी भी और सजाएगी भी, यही मेरी उम्मीद है। जी सर, कांग्रेस पार्टी संविधान के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही है। देश के अंदर संविधान बचाओ एक मुहिम छेड़ दी आप लोगों ने, लेकिन आपका एक बयान था बहुत पुराना कि संविधान से खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये कैसा खेल है और इस खेल के जरिए किस पर हमला बोला जा रहा है? देखिए, अगर आपको याद हो, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी और मोहन भागवत जी बहुत शोर मचा के कह रहे थे 400 पार, 400 पार जी। और एक बार 400 पार कर लिया तो हम ये संविधान बदल देंगे। हम दलितों को अब रिजर्वेशन का ख़त्म करने का वक्त आ गया। सारे बयान रिकॉर्डेड हैं। ये क्यों कह रहे थे वो? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज संविधान इसलिए ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया था वो हमारी रक्षा के लिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं?
बुनियादी हमारे हुकूक क्या हैं, उसके लिए संविधान है। और संविधान ही खत्म हो गया तो देश के अंदर अराजकता और इस तरह का माहौल होगा कि हिंदुस्तान की वो तस्वीर, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान कभी वो दौर न देखे जो पड़ोस के मुल्कों में देखने को मिला है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनकी रगों में आज भी वो खून बहता है जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए। आज भी उनकी रगों में वो खून बहता है जो अपने मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव बहुत कुछ नया एक तस्वीर बन के उभरी। सर, आप न केवल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बल्कि आप मुसलमानों के बड़े लीडर्स भी हैं। बड़े लीडर में आपका नाम सबसे पहले आता है। तो हारून जी, आपके सामने आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी मुसलमान हैं। ऐसे में मुसलमानों का भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे? जो 10 साल से हम देख रहे हैं कि बदली हुई हवा चल रही है, कांग्रेस के प्रति कुछ खास वो नहीं है माहौल। तो ऐसे में कैसे आप विश्वास को कायम कर पाएंगे और कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हम आपकी मजबूत आवाज़ हैं? देखिए, हमने हमेशा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसकी आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ हमेशा उठाया। और जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे पूछिए ज़रा कि ईदगाह की एफिडेविट कैसे दिया गया कि 70,000 स्क्वायर यार्ड जो है वो डीडीए को सौंप दिया गया, जबकि वो सारी ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। और उसके अंदर कहते हैं कि सीओ ने एक एफिडेविट दे दिया। मैं सरकार हूँ, मैं भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, और मैं भी मंत्री था। जब मैं चेयरमैन था मैं मंत्री भी था, रेवेन्यू मिनिस्टर। तो मुझे आप बताइए, मेरी मर्जी के बगैर एफिडेविट कोई सरकार चल रही है या कोई कबाड़खाना चल रहा है? सरकार का जो इकबाल है उसी चीज़ से बुलंद होता है कि उसकी मर्जी के बगैर एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैसे हो गया इतना बड़ा चीज़? और जो विधायक स्वयं उसी क्षेत्र से, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, बल्ली महारान थे, वो भी ईदगाह क्षेत्र उनके आता है। एक बार पलट के उन्होंने नहीं कहा जाके वहाँ पर, जबकि प्रपोजल ये था कि 3 जगहें थी, एक MTNL, एक DDA का और पार्क था और एक ये ईदगाह का एक पोर्शन था। क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? और किसने बनाया था वो प्लान? आतिशी मार्लिना जी, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो PWD की मंत्री थी। उन्होंने रानी झांसी रोड वाइडनिंग का एक प्लान था, उसके तहत रोड वाइडनिंग होनी थी और महारानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति थी उसकी दूसरी जगह स्थापना करनी थी। महारानी लक्ष्मीबाई इस देश के अंदर कोई भी हो, वो जो उनकी कुर्बानी है, हर आदमी उनको सलाम करता है। और उनकी कुर्बानी को जो नकारे, मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय और विधायक जी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला और ज़मीन DDA की हो गई, जबकि वक्फ के रिकॉर्ड में तमाम ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। तो मैं समझता हूँ, और जो जमुना पार में जब दंगे हुए तो कहाँ थे मंत्री महोदय? वो तो आते तो जमुना पार से ही हैं तो वो बाहर के, लेकिन जाफराबाद और ये जो इलाका था वहीं से तो बल्ली महारान आए थे। वो बल्ली महारान के वो नहीं थे वो। तो मैं समझता हूँ कि जब दंगे हुए, राहुल गांधी 1 मिनट में पहुंच गए वहां पर लोगों का दर्द जानने के लिए। अरविंद केजरीवाल और मंत्री महोदय जो MLA हैं बल्ली महारान से, उनके पैरों में कोई दर्द था या कोई बीमारी थी कि वो जाके लोगों का हाल नहीं पूछ पाए? वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय उन्होंने कहा मैं सबको मुआवजा दूंगा। कहाँ मुआवजा दिया? अभी आप नरेश यादव का आपने सुना होगा, जिस आदमी को कोर्ट ने कन्विक्ट किया, ये नहीं था कि कोई आरोप है, कोर्ट में गवाहियां हुई, तमाम चीजें होके कोर्ट ने 2 साल की सजा देता है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने पे इनको जेल 2 साल की दी जाती है। उसके बारे में अरविंद केजरीवाल एक लफ्ज नहीं बोलते और अपनी ही पार्टी के लोगों से कराने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस ने तमाम पार्टियों ने हल्ला किया, तब जाके
वो नरेश यादव कहते हैं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जी लेकिन अरविंद केजरीवाल के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी, मॉरल करेज नहीं थी कि उसको पार्टी से निकाल देते। आज जितने माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है, वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी कमीशन है, आपका उर्स कमेटी है, जी ये वो इम्पोर्टेंट कमेटीज हैं। उर्दू एकेडमी, उर्दू को कांग्रेस की सरकार ने, शीला जी ने दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली की बनाया था। जी आज उस उर्दू एकेडमी का हाल देख लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे राष्ट्रीय सेवक संघ है, जी और वो नहीं चाहते कि इस तरह के इदारे डेवलप हो। जो भी बनता है उसको उठा के फेंक देते हैं, जी या कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं उसको हटा दो। जी तो ये हाल जो आपने जिक्र किया बल्ली मरान के विधायक की, मौजूदा विधायक की, ये तो कारकर्दगी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो आपको कुर्सी पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं। जी सर, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मैदान में, उन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे बांट रहे हैं, वो फर्जी वोट बनवा रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की एक यही नीति है, इसी नीति के जरिए वो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन पिछले लगातार 2014 से जो हालत रही है, कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है जी जो टोटली इंडिपेंडेंट है? चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, दूसरी चीज़ें हो, सब जगह यही हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी काम के लिए आई है कि सब कुछ बदल देगी, वो संविधान भी बदल देगी। तो उनसे और क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? जी, तो प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है चुनावों को? बिल्कुल की जा रही है, हमेशा की गई। 2014 से आज तक नहीं हुई क्या कोशिश है? ठीक है, आखिरी सवाल आप ही की चुनावी उससे, इस बार कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं? 2025 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस कितना जीत के करीब है? आपका अपना आकलन क्या है, कितनी सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कितनी सीटें जीतेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस जो है पूरी ताकत के साथ वापस लौटेगी, क्योंकि इस 10-12 सालों में लोगों ने बता दिया है कि क्या हालत उन्होंने उस शहर की कर दी। जिस शहर की मिसालें दी जाती थी कि दिल्ली अगर जाके देखो तो आपको लगेगा कि 20 साल पुरानी दिल्ली और आज की दिल्ली तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो लंदन बन गया है। जी, तो यही मैं ठीक है, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का दांवपेच चलता है ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि किसके दावे और वादे खरे उतरते हैं। लेकिन मेरे साथ पूर्व मंत्री हारून यूसुफ जी थे। इनकी बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और इस खास बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।